जय हिंद। आज हम 10वीं क्लास का प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। पहली है, प्रकाश के अपवर्तन किसको कहते हैं। ठीक है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन के देखिए क्या फिर आगे है। एक है विरल माध्यम। तो जिस माध्यम प्रकाश के वेग अधिक होता है उसको कहते हैं विरल माध्यम, और जिस माध्यम प्रकाश के वेग कम होता है उसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम। ठीक है, जैसे कांच और जल ले लीजिएगा। ठीक है ना, कांच ले लीजिएगा, ठीक है, और जल, तो दोनों में क्या है, कौन सा संघनन होगा, यानी सघन कौन होगा, कांच सघन होगा और जल क्या हो जाएगा, विरल। ठीक है, उसी तरह वायु और जल में कौन होगा सघन, तो वायु हो जाएगा सघन और जल क्या हो जाएगा, अति वायु हो जाएगा विरल और जल हो जाएगा सघन। ठीक है, लगभग यहाँ तक समझ गए। आगे देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब होगा। ठीक है ना, तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, अब प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर होगा। ठीक है, इसे स्नेल के नियम भी कहते, पूछ देगा स्नेल के नियम क्या है, तब भी यही बोलेंगे। अब प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम यही होते हैं। ठीक है, म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर होगा। ठीक है, लगभग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। पार्श्विक विस्थापन, कांच स्लैब से निर्गत निकलने वाली निर्गत किरण और आपतित किरण के मूल पथ के लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, किरण, निर्गत किरण और ये होगा आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। अब देखिए किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो निम्न कारक। पहला है पार्श्विक विस्थापन, ऊपर रेप होगा। ठीक है, इसमें पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब की मोटाई के सीधा समानुपाती होता है। कांच स्लैब आपतन कोण के सीधा समानुपाती होते हैं। पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होते हैं। पार्श्विक विस्थापन तरंग दैर्घ्य का सीधा समानुपाती होते हैं। ठीक है, लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। कहता है जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो अभिलंब से क्या होगा, दूर भागती है, लेकिन जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपवर्तनांक है निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। वायु में प्रकाश का अपवर्तन कितना, 1.0003, यानी इसको एक ही लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। जल में प्रकाश का अपवर्तन कितना, 1.33। हीरा का अपवर्तन कितना है, 2.42। इससे क्या तात्पर्य होता है कि हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो लगभग समझ गए होंगे। आपेक्षिक अपवर्तनांक, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे ये कांच है, यानी कोई वस्तु है, उस पर से प्रकाश सीधा पड़ता है। इसको ले लीजिए जल, नीचे वाले को वायु। ठीक है, अब देखिए जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करेगा तो ये सघन, ये विरल है और ये सघन है, तो ये क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, और जब प्रकाश जल से वायु में प्रवेश करेगा तो आना चाहिए सीधा, लेकिन क्या होता है, अभिलंब से दूर भाग जाता है। ठीक है, यानी इससे भागेगा। ठीक है, लगभग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। जब प्रकाश किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह का लंबवत होता है तो प्रकाश क्या होता है, सीधा निकल जाता है। जैसे उधर तने छोटा जगह था, इसमें देख लीजिए, ये है, इसको लिखिए वायु। ठीक है, ये हो गया वायु, ये हो गया जल। जब प्रकाश अगर सीधा पड़ेगा तो क्या होगा, इसी माध्यम में निकल जाएगा। जब प्रकाश सीधा से आएगा तो इसको आ जाना चाहिए सीधा।
ठीक है। लेकिन सघन माध्यम होने के कारण क्या होता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। जब प्रकाश इधर से जाएगा जल से वायु में तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन क्या होता है अभिलंब से इधर आना चाहिए, लेकिन ये दूर भागता है इससे, ठीक है। लगभग समझ गए होंगे। अब प्रकाश का बर्तन के दैनिक जो उपयोग क्या है, देखिए पानी की सतह पर ये छोरी लिखा गया यानी छरी होगा, ठीक है ना, ये छरी होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। छरी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अब पूछेगा मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के क्या होते हैं बर्तन के कारण, ठीक है, यानी यही सघन विरल का माध्यम लगेगा। फिर बाल्टी में भरी हुई बाल्टी पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होता है। तो कैसे, तो जब उसमें प्रकाश जो विरल माध्यम सघन है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, इसलिए क्या होता है गहराई कम प्रतीत। पानी में रखा हुआ सिक्का उठा प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि जब जल से प्रकाश वायु में प्रवेश करता है तो अभिलंब से क्या होता है दूर भागता है, इसलिए सिक्का क्या होता है उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रिज्म क्या है, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच के घिरे क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं, ठीक है ना। घिरे क्षेत्र ये किसी नहीं होगा, ठीक है ना। पारदर्शक माध्यम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, 3 आयताकार होते हैं, 2 त्रिभुजाकार होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। विचलन कोण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण, ठीक है। लेंस, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। अब उत्तल लेंस किसको कहते हैं, जिस लेंस के बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला उभयोत्तल, मान जिनके दोनों तल उत्तल हो उसे उभयोत्तल कहते हैं। समतल होता है जिसका एक तल समतल दूसरा तल उत्तल हो उसे समतलोत्तल कहते हैं, ठीक है। अवतल हो जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल होता है उसे अवतलोत्तल कहते हैं, ठीक है। लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें फिगर है, ये है उत्तल दर्पण का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बीच में प्रकाशीय केंद्र होता है जिससे प्रकाश इस पार से उस पार होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है अवतल लेंस, जिस लेंस के मध्य का भाग पतला और बीच किनारे का भाग क्या होता है मोटा होता है, ठीक है ना। बीच किनारे का भाग मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। देखिए जैसे फिगर, ठीक है, ये हो गया लेंस, ठीक है, ये इसको कहता है अवतल लेंस, यानी बीच में धंसा हुआ है और किनारे का भाग क्या है मोटा है, ठीक है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। उभयावतल, जिसके दोनों तल अवतल होते हैं उसे उभयावतल कहते हैं, ठीक है। समतल, जिसका पहला भाग समतल दूसरा भाग अवतल होता है। उत्तलावतल, जिसका पहला भाग उत्तल दूसरा भाग अवतल होता है, ठीक है, उसे कहते हैं उत्तलावतल। या नाम से ही क्लियर, ठीक है ना, याद हो जाए तुरंत। उभय अवतल में कि दोनों बगल अवतल होता है। समतल होता है मैंने समतल होगा तब अवतल होगा, अवतल अवतल में पहले उत्तल होगा तब क्या होगा अवतल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं लेंस का द्वार, तो लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को ही लेंस का क्या कहते हैं, द्वार। अब देखिए ये जैसे लेंस है, ये बीच में जो होता है इसी को कहते हैं द्वार, ठीक है। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, सो देखिए एक और है वक्ता केंद्र, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र। ये घेर रहा इसके बीच के केंद्र होगा उसको कहते हैं वक्ता केंद्र, ठीक है। आगे देखिए उत्तल लेंस को भी साई लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को भी साई लेंस कहते हैं क्योंकि इससे होकर जाने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती, ठीक है ना। इससे होकर जाने वाली, यहाँ होगा प्रकाश, ठीक है, यानी प्रकाश के सभी किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होता है, ठीक है। अब अवतल लेंस किसको कहते हैं, सो मैंने अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं इसलिए कि इससे होकर जाने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर अपसरित होता है, इसीलिए अवतल लेंस क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, ठीक है। फोकस दूरी
लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच को दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको छोटा एफ से सूचित करते हैं, ठीक है ना, और फोकस को एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की क्या होता है? आधी होता है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। किसी लेंस की फोकस दूरी उसके सतह के वक्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में कम देगा। प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, ठीक है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से भी बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभिसारी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है उसे अभिसारी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना, यानी आभासी है। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। काल्पनिक रेखा द्वारा इसे सूचित करते हैं, टूटी फूटी रेखा ऐसे रहता है, ठीक है। यह हमेशा सीधी होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक है। आगे अब लेंस को पहचानने के क्या नियम से देखिए। यदि लेंस के सामने कोई अक्षर है, ठीक है ना, अगर वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे, छोटा है इसको अगर बड़का दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस, ठीक है। यदि छपे हुए अक्षर वास्तविक आकार के बराबर दिखाई दे उसे वृत्ताकार प्लेट होता है। यदि छपे हुए अक्षर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे? अवतल। अब देखिए फिगर तो इससे भी छोटा दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे? अवतल लेंस, ठीक है। चिन्ह परिपाटी का देखिए उपयोग का। सभी दूरी लेंस के प्रधान अक्ष प्रकाश या केंद्र से मापी जाती है। गलती लिखा गया, ठीक है। प्रकाश या केंद्र से मापी जाती है, जैसे देखिए ये लेंस है, ठीक है, इसका ये केंद्र है, सब दूरी यहीं पर से मापा जाता है, ठीक है। आपतित प्रकाश की दिशा मापी गई दूरी धनात्मक होता है, माने कि इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, और इधर ही मापेंगे तो ये क्या होगा? धनात्मक, ठीक है ना, इन प्लस होगा। अब कहता है अगर प्रकाश विपरीत दिशा, अगर प्रकाश इधर से आ रहा है इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई सभी दूरी धनात्मक होता है। लेंस के नीचे देखिए ये लेंस है, ऊपर मापेंगे तो प्लस और नीचे मापेंगे तो माइनस, ठीक है। इधर मापेंगे तो प्लस, इधर मापेंगे तो माइनस, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1 बराबर क्या होगा? 1/v माइनस 1/f। भी क्या है? तब प्रतिबिंब है, ठीक है। यू क्या है? तो वस्तु दूरी है, ठीक है। और भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। और अब क्या? फोकस लेंस सूत्र है। ये सब हम अगले वीडियो में सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। आगे देखिए आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहते हैं? आवर्धन। इसको एम से सूचित करते हैं, एम बराबर वी बाई। अब क्या है देखिए ये किस पर निर्भर करता है, सो देखिए आगे देखते हैं। पहले लेंस की क्षमता। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर यानी डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और क्षमता को किससे सूचित करते हैं? पी से। तो पी बराबर 1/, क्या होता है? एफ। अब एफ क्या है? ये हमेशा फोकस दूरी होगा मीटर में, ठीक है। तो यानी लेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है? एक और होता है प्रति मीटर, ठीक है। इसको प्रति मीटर पढ़ते हैं या डायोप्टर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेंस के कौन से करते हैं? पी से करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर निर्भर करता है कि अगर एम का मान धनात्मक यानी प्लस होता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बनेगा,
अगर m का मान माइनस निकलता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। प्रकाशीय यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरबीन, फोटो कैमरा हो गया इत्यादि हो गया। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब के सापेक्ष उल्टा बनता है वास्तविक। ठीक है, यदि आवर्धक मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कब और कहाँ और कैसा बनता है। देखिए, जब वस्तु लेंस फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, जैसे देखो वो उत्तल लेंस है, फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये प्रधान अक्ष गया, ये समांतर प्रकाश है। ठीक है ना, प्रधान अक्ष है और ये प्रकाश चल जाएगा सीधा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वस्तु हो गया ए बी, यानी ए डैश बी डैश, ये वस्तु ए बी है। अब देखिए इससे पीछे बना बड़ा बन रहा है। ठीक है ना, फिगर दिखाने में तो आती है, और इससे प्रकाश गुजार दीजिए इस कोना पर से। ठीक है, और इस कोना पर से इसको केंद्र से होकर गुजार दीजिए। ठीक है, फिगर थोड़ा गलती हो गया, यहाँ से केंद्र से गुजर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही बन जाएगा फिगर। ठीक है, अब इसमें ये हो गया फोकस 1, इधर होता यानी फोकस से होगा। ठीक है, यानी यही प्रकाश ये केंद्र है, ये फोकस के बीच वस्तु है, तो कहाँ बनेगा, दर्प वस्तु के पीछे बना, काल्पनिक और सीधा बना। ठीक है ना, यही एक कंडीशन जो उत्तल लेंस में क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब वस्तु फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु फोकस हो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो इसका फिगर देखिए, उत्तल लेंस है, ये प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है, यहाँ वस्तु रख दीजिए, ये फोकस है। ठीक है, ये वस्तु हो गया, ये केंद्र है, ऐसे जाएगा रेखा और एक रेखा ऐसे है। ठीक है, और ये फोकस दुगुनी फोकस होकर गुजर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही फिगर बनेगा। आगे देखते हैं। जब वस्तु फोकस और दुगुनी फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कब और कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए फिगर। ठीक है, ध्रुव हो गया, ये फोकस 1 हो गया, ये फोकस 2 हो गया, दुगुनी फोकस। ठीक है, ये F2 लिख दीजिए। जब वस्तु यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका प्रतिबिंब एक ऐसी रेखा खिंचाएगा और एक रेखा इसके केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, यहाँ F2 हो जाएगा। ठीक है, यानी F1, ये हो गया F2। ठीक है, और इसका भी केंद्र आके यहाँ मिल जाएगा ये दोनों वस्तु का। ठीक है, यानी वस्तु क्या बना, बड़ा बना ना। ठीक है, आगे देखते हैं, लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे। ये नाम का वस्तु है, ये भी लिख दीजिए। ठीक है, जब वस्तु दुगुनी फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कब कैसा बनेगा, तो दुगुनी उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बराबर बनेगा। फिगर। ठीक है, ये वस्तु हो गया, ये 2F पर है और ये F पर है, या F1 लिख लीजिए या F2 लिख लीजिए। ठीक है ना, बात एक ही होती है। इसको केंद्र मान लीजिए, ये F2 हो गया और ये दुगुनी फोकस हो गया। ठीक है ना, F2, ये F1 करके। ठीक है, यानी ये जाएगा ऐसे और एक प्रकाश ऐसे, ये भी गुजरेगा ऐसे, यानी सेम प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है,
इसको बी डैश और ए डैश आप कॉपी पे बनाएगा तो अच्छा से बन जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब वस्तु दुगुनी फोकस अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। ये देखिए फिगर इसका, उत्तल लेंस है, प्रकाशीय केंद्र है, ये वस्तु हो गया ए बी, दुगुनी फोकस हो गया, आई फोकस हो गया, ठीक है, ये केंद्र हो गया, F2 हो गया फोकस, ये दुगुनी F2 हो गया, ठीक है। अब वस्तु का देखिए प्रतिबिंब, एक तो पहले केंद्र से जाएगा, ये ओके यहाँ आएगा, फिर इसको भी क्या करेंगे दुगुनी फोकस से गुजार देंगे और इसका प्रतिबिंब इसी के बीच बनेगा, ठीक है। उसका बाद दुगुनी फोकस और फोकस के बीच बनेगा तो इसके बीच बनेगा, यानी इसको ए डैश और बी डैश लिख लीजिए, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये रहा उत्तल लेंस, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए जब वस्तु अनंत पर है तो ऐसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, ठीक है, और ये दोनों बिंदु आके एक बिंदु पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वस्तु क्या अनंत पे बना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। वैसे बुक लेके समझिएगा तो ज़्यादा समझिएगा, ये केंद्र है। अब देखिए अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, इसमें दो ही बनता है। जब अवतल लेंस में वस्तु लेंस और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस और दुगुनी फोकस के बीच काल्पनिक और सीधा, हमेशा अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक, ठीक है, जिसको आभासी भी कहते हैं, ठीक है, और ये हमेशा छोटा बनाता है। अब इसका फिगर देखिए अवतल लेंस का कैसा होता है, ठीक है, यही फिगर है। अब इसमें जो है फिगर दर्शा दीजिए, तो कुछ नहीं, ये प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है, यहाँ फोकस 1, फोकस 2, इधर फोकस 2, इधर फोकस 2, यानी दुगुनी फोकस, ये दुगुनी फोकस, ठीक है। ये F2 लीजिए, इधर भी F1, ये F1, ठीक है, समझ में आ गया होगा फिगर के बारे में। अब यहाँ वस्तु है, ठीक है ना, इन वस्तु रखिएगा बीच में, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा एगो ऐसे गुजरेगा, ठीक है ना, एगो ऊपर भाग जाएगा, ठीक है, ये बीच में वस्तु है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको जब भी बैठिएगा ना तो कॉपी और किताब लेकर बैठिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दुगुनी फोकस पर बनता है, ठीक है, यानी फिगर बनाने की बात रहता है, इसे फिगर बन भी करता है, ठीक है। आप दुगुनी फोकस इन्हें दिखा दीजिए और वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। अब इन्हें वस्तु दिखाने में नहीं होता तो यहाँ फिगर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, लगभग समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ रुपया पैसा लगता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीडियो इससे भी अच्छा बनाते रहेंगे, आप सपोर्ट करते रहें।